बच्चों, वेलकम टू योर क्लास। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं अनुष्या, आपकी सोशल साइंस टीचर। एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स? आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। सो आप बच्चों का एक चैप्टर है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। आज के क्लास में इसी चैप्टर को हम लोग इन डिटेल कवर करने वाले हैं। आज के क्लास में इस चैप्टर का वन शॉर्ट रिविजन है। सो ऑफ कोर्स आज का लेक्चर हमारा सुपर इंपॉर्टेंट होने वाला है, सारे बच्चों को अच्छे से ध्यान से सुनना है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। पर आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही अमेजिंग न्यूज़ है आप सारे बच्चों के लिए। 27 अप्रैल से हम लोग आप बच्चों के लिए ला रहे हैं अचीवर्स बैच। अचीवर्स बैच में रहेंगे आप बच्चों के फेवरेट टीचर्स, जैसे कि सोशल साइंस आप लोग पढ़ोगे मेरे साथ और उज्ज्वला मैम के साथ, मैथ्स आरुषि मैम के साथ, इंग्लिश तानिया मैम के साथ, और साइंस आप लोग कवर करोगे अरीशा मैम के साथ। इस कोर्स में कुछ बहुत सुपर फीचर्स हैं, जैसे कि 2 टीचर एडवांटेज। अब एक नहीं बल्कि दो टीचर्स की गाइडेंस आप बच्चों को मिलेगी। एक टीचर क्लास लेंगे जैसा होता है नॉर्मली, एंड सेकंड टीचर कमेंट सेक्शन में आप सारे बच्चों के डाउट्स को सॉल्व करेंगे। आपको डिटेल्ड लेक्चर्स दिए जाएंगे, साथ ही साथ रोज आपको होमवर्क मिलेगा, हफ्ते में एक बार टेस्ट, टीचर स्लाइड्स एंड चैप्टर वाइज नोट्स, एंड ऑफ कोर्स एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, वीडियो सॉल्यूशंस भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इस कोर्स में। काफ़ी कुछ तो मैंने बता दिया है, पर अगर आप लोग और जानना चाहते हो या फिर ज्वाइन करना चाहते हो हमारे इस कोर्स को, तो हमें कॉल करो। नंबर है 012471585250, या फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। सो हाँ, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेंगे फुटबॉल का, ठीक है? तो फुटबॉल तो पता है सारे बच्चों को, ये एक स्पोर्ट है ना? एंड आई एम श्योर आप में से काफ़ी सारे बच्चे इस गेम को खेलते भी होंगे। एंड गेम्स में क्या होता है, अगर हम बात करें फुटबॉल की, क्रिकेट की, या किसी भी गेम की, गेम में क्या होता है, रूल्स होते हैं, है ना? और रूल्स के बिना गेम का मजा भी नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा मान लेते हैं कि मान लो 2 टीम्स हैं, एक है टीम ए और एक है टीम बी। ये दोनों आपस में कोई मैच कर रहे हैं। टीम ए के लोग क्या कर रहे हैं, ये सारे अच्छे से रूल्स मान के खेल रहे हैं। जैसे फुटबॉल का एक बेसिक रूल होता है कि बॉल को हाथ से उठा के नहीं भागना, है ना? तो टीम ए के लोग अच्छे से रूल्स मान रहे हैं। टीम बी के लोग रूल्स मान ही नहीं रहे, वो एकदम मस्त बॉल को उठा के गोल की तरफ भागने में लगे हुए हैं। ऐसे में क्या होगा, पॉइंट 1 जो लोग गेम खेल रहे हैं उनको मजा नहीं आएगा, टीम ए के लोगों को मजा नहीं आएगा कि ये टीम बी के लोग क्या कर रहे हैं। साथ ही साथ पॉइंट 2 जो लोग वहां गेम देखने गए होंगे उनको भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि पता नहीं ये क्या चल रहा है, ये तो फुटबॉल है ही नहीं, है ना? तो ताकि हम लोग इस गेम को एंजॉय कर पाए, पीसफुली खेल पाए, हमने क्या करा, हमने कुछ बेसिक रूल्स बनाए एंड उन रूल्स को हम फॉलो करते हैं। बी इट फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, कोई भी स्पोर्ट हो, उसमें हम ऐसे रूल्स को फॉलो करते हैं। अब ऐसा ही कुछ लॉजिक हमने अपने कंट्री के साथ भी लगाया। हमने अपने कंट्री में भी कुछ बेसिक रूल्स बनाए और हमने सोचा कि चाहे कुछ हो जाए हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे ताकि हम सारे लोग पीसफुली को एग्जिस्ट कर पाए। तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें हमने अपने कंट्री के सारे रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस को लिख दिया है, उस डॉक्यूमेंट को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन दे रखी है कॉन्स्टिट्यूशन की, एंड आपको समझ आ गया होगा आपकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें कंट्री के सारे रूल्स और रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं या फिर संविधान कहते हैं। चलो, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये तो सबको क्लियर हो गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आप बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा वो ये होगा कि वो सब तो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया समझ, पर कॉन्स्टिट्यूशन की हमें जरूरत क्या है? क्यों हर एक कंट्री संविधान ये, कॉन्स्टिट्यूशन वो कहती रहती है? हमें क्या जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन की? व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसमें एक पॉइंट आप बच्चों को समझना है कि ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आप देखोगे कि अक्सर जिस भी कंट्री में डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है उनके पास संविधान होता है, ठीक है? पर
जस्ट बिकॉज एक कंट्री ने संविधान बना लिया उसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी अलग है और संविधान रखना अलग है, ठीक है। तो अगर एक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है, अच्छी बात है, बढ़िया बात है, पर उसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि उसके वहां पे डेमोक्रेसी भी है, ठीक है। चलो, तो कॉन्स्टिट्यूशन की हमें जरूरत क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में ना कंट्री के कुछ बेसिक रूल्स, कुछ बेसिक आइडियल्स लिखे हुए होते हैं। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में हम सारे लोग कितने अलग अलग टाइप के लोग हैं, हम अलग अलग स्टेट को, अलग कल्चर, अलग रिलीजन को बिलोंग करते हैं, पर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी चीजें लिखी हैं जिसे हम सारे लोगों को देख के लगता है कि हाँ ये बढ़िया लिखा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में लिखा है इक्वालिटी, कि इक्वालिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और इक्वालिटी एक ऐसी चीज है, इंडिया में फर्क नहीं पड़ता आप कौन से स्टेट से हो, कौन से रिलीजन या कल्चर से हो, जब तक आप इंडिया के सिटीजन हो आप भी मानोगे कि हाँ इक्वालिटी तो सबको, बराबरी तो सबको मिलनी चाहिए, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, एक रीजन जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है वो क्या है, हम सारे अलग अलग टाइप के लोग हैं, पर संविधान में कुछ ऐसी चीजें लिखी हैं जो कि हम सबको ही लगता है कि हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्री के लिए, ओके। तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स, कुछ बेसिक रूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं जिसे हम इंडिया के सारे सिटीजन सोचते हैं कि हाँ ये रूल तो बहुत ही बढ़िया है। चलो, तो इसे समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल उठाते हैं नेपाल का। नेपाल सबको पता है हमारा एक नेबरिंग कंट्री है, सो ये अपना इंडिया है एंड इंडिया के जस्ट ऊपर यहाँ पे नेपाल है, ठीक है। सो नेपाल के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, एग्जाम्पल की तरह नेपाल को उठाते हैं। तो नेपाल में क्या था, अगर आप नेपाल की हिस्ट्री उठाओ तो काफी टाइम तक नेपाल में मोनार्क सिस्टम था, ठीक है। मोनार्क सिस्टम का क्या मतलब है, काफी टाइम तक नेपाल में राजा हुआ करते थे, ओके। एंड उसके बाद क्या हुआ, नेपाल में काफी सारे लोगों को लगा कि नहीं हमें राजा पसंद नहीं आ रहे, हमें डेमोक्रेसी की ओर बढ़ना चाहिए। तो वैसे तो काफी टाइम तक राजा थे नेपाल में, तो अगर आप 1990 के संविधान को उठाओ, नेपाल के संविधान को, तो उसमें आपको हर जगह लिखा हुआ मिलेगा कि हमारे राजा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हमारे राजा सबसे ज्यादा पावरफुल हैं, हम सारे डिसीजंस अपने राजा को देख के लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हम देखते हैं कि कुछ 2006 के अराउंड नेपाल में लोग कहने लग जाते हैं कि नहीं हमको राजा नहीं चाहिए, ठीक है, हमें डेमोक्रेसी चाहिए। अब ऐसे में क्या होता है, ये लोग राजा को हटाते हैं, डेमोक्रेसी बनाते हैं और एक नया संविधान बनाते हैं, ठीक है। ये लोग नया संविधान क्यों बनाते हैं, क्योंकि अब इनका सिस्टम चेंज हो गया ना। पहले इन सबको लगता था कि राजा बढ़िया है, अब इन सबको लग रहा है कि राजा बढ़िया नहीं है, तो इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन फिर से बनाना पड़ा। तो संविधान एक ऐसी चीज है जिसमें कुछ ऐसे रूल्स लिखे हुए होते हैं जिसे सब लोग देख के अग्री करते हैं कि हाँ ये हमारे कंट्री के लिए ठीक है, सही है, ओके। चलो, सेकेंड रीजन जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन देख के हमें पता लगता है कि एक कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, क्या वहां पे राजा है, क्या वहां पे रानी है, क्या वहां पे प्राइम मिनिस्टर है, क्या वहां पे प्रेसिडेंट ज्यादा पावरफुल है, वहां का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, ये आपको संविधान देख के पता चलता है। अगेन नेपाल के एग्जाम्पल से समझते हैं। नेपाल का जो पुराना संविधान था उसे जब हम पढ़ते थे तो हमें समझ आता था कि अच्छा यहाँ पे राजा बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर नेपाल ने एक नया संविधान बनाया और जब हम उस संविधान को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि अच्छा इन्होंने राजा रानी का सिस्टम हटा दिया, अब ये डेमोक्रेसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ओके। तो संविधान क्यों जरूरी है उससे हमें पता लगता है कि बेसिक पॉलिटिकल सिस्टम क्या है कंट्री में, ओके। चलो, अब एक और रीजन जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है वो ये है कि वैसे तो देखो डेमोक्रेसी में हम अपने लीडर्स को खुद चुनते हैं, इलेक्शन होता है, हमें जो लीडर बढ़िया लगता है हम उनको चुनते हैं, है ना। पर काफी बार ऐसा भी होने के चांसेस रहते हैं कि हमारे जो लीडर्स हैं वो अपने पावर्स को मिसयूज करने लग जाएं, है ना। और अगर ऐसा होगा तो बहुत गलत होगा। मैं आपको एक बहुत ही छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। जैसे मान लो आपकी जो स्कूल में टीचर हैं उन्होंने क्या करा, अपने क्लास में एक मॉनिटर बनाया। मॉनिटर से कहा कि जब मैं नहीं होंगी क्लास में तो तुम क्लास को देखना, संभालना, और जो भी शैतानी करे, जो भी शोर मचाए, उनका नाम मुझे लिख के देना,
मैं उनके टेस्ट में से 5 मार्क्स काट लूंगी। ठीक है, तो मॉनिटर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि मॉनिटर के हाथ में पावर आ गई है। मॉनिटर क्या करता है, टीचर चली जाती है क्लास के बाहर, मॉनिटर क्या करता है, वो बच्चों को ये नहीं देखता कि कौन शोर मचा रहा है, कौन शोर नहीं मचा रहा, वो अपने सारे दुश्मनों के नाम लिख देता है। ठीक है, जिस भी बच्चे से उसकी नहीं बनती, जिस भी बच्चे से उसकी लड़ाई होती रहती है, उन सारे लोगों का नाम लिख देता है। ऐसा हो सकता है कि वो बच्चे बिल्कुल चुप बैठे हों, शोर ना मचा रहे हो, पर मॉनिटर ने यहाँ पे क्या करा, उसे एक पावर मिली और उसने उस पावर को अच्छे से यूज नहीं करा, जिसके वजह से कुछ इनोसेंट बच्चे, ऐसे बच्चे जो चुप बैठे थे, शांत बैठे थे, उनके फालतू में 5 नंबर कट गए एग्जाम में। तो क्या ये सही करा मॉनिटर ने? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इसी को ही हम कहते हैं कि पावर को मिसयूज किया गया। अब यही चीज बच्चों पॉलिटिक्स में भी होती है। मान लो हमने किसी को बहुत खुश होकर वोट दिया, नेता बनाया, नेता बनने के बाद वो अपने पावर को मिसयूज करके हमें ही परेशान कर रहे हैं, तो ऐसे में हम क्या करेंगे? इसका भी सॉल्यूशन हमारे संविधान में है, कॉन्स्टिट्यूशन में है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया जाता है, हमारे लीडर्स के पावर को लिमिट कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कुछ भी कर सकते हैं या हमारे प्रेसिडेंट इंडिया के कुछ भी कर सकते हैं, उनके पावर्स को लिमिट कर रखा है ताकि वो हम सिटीजन्स को कभी परेशान ना कर सके। ठीक है, चलो, तो ये कुछ रीजंस हैं जिसके वजह से हम देखते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना इक्वालिटी की बात होती है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारी जो कंट्री इंडिया है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है, उसमें डाइवर्सिटी बहुत है। हम सारे लोग यहाँ जो भी बच्चे हैं क्लास में, हम सारे लोग अलग अलग स्टेट्स, रिलीजन, कल्चर को बिलोंग करते हैं, है ना। ऐसे में हमारे कंट्री में इक्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे संविधान में या फिर हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में अलग अलग लोगों की सुनी जाए। तो हमारे संविधान में क्या कहा जाता है, ठीक है, कि फर्क नहीं पड़ता कि आपका कास्ट क्या है, जेंडर क्या है, रेस क्या है, रिलीजन क्या है, आपका बर्थ कहाँ पे हुआ है, कौन सी फैमिली में हुआ है, जब तक आप इंडिया के सिटीजन हो आप हमारे नजरों में इक्वल हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट, संविधान का एक और बहुत जरूरी काम है, एक तो इक्वालिटी देना और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम क्या है, ये देखना कि कुछ पावरफुल लोग कमजोर लोगों को परेशान ना करें। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो 2 कम्युनिटीज हैं इंडिया में, कम्युनिटी ए और कम्युनिटी बी। कम्युनिटी ए की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है पर कम्युनिटी बी की पॉपुलेशन बहुत कम है। ऐसे में ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि ए कम्युनिटी के लोग बी कम्युनिटी के लोगों को परेशान करने लगे क्योंकि इनका तो पॉपुलेशन ज्यादा है ना। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि ए कम्युनिटी के लोग बी कम्युनिटी के लोगों को परेशान करने लगे, पर बी कम्युनिटी के लोगों को प्रोटेक्ट किया जाता है हमारे संविधान में। ऐसे जो भी लोग हैं जिनको लगता है वो माइनॉरिटी में है, जिनको लगता है कि उनका कल्चर थोड़ा वीक है, मतलब बाकी लोग इजीली उनको परेशान कर लेंगे, उनको हम लोग प्रोटेक्शन देते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने संविधान में। ठीक है, चलो एक और चीज जिसके वजह से संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम आवरसेल्व्स। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें हमसे ही बचा के रखता है। इसका क्या मतलब है, कुछ बहुत ही डीप सा कह दिया मैंने, मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, पता है अक्सर क्या होता है, हमको लगता है कि अगर हम कोई डिसीजन ले रहे हैं तो वो सही ही होगा, है ना। दूसरों के डिसीजन में गलती हमें दिख जाती है, पर हमें लगता है कि अगर हम कोई डिसीजन ले रहे हैं वो बढ़िया ही होगा, वो परफेक्ट ही होगा, पर ऐसा होता नहीं है। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो कल आप बच्चों का एग्जाम है सिविक्स का, ठीक है, और आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया और अब आपको लग रहा है कि मैंने बहुत पढ़ लिया है, ठीक है, अब मैं इतना मैंने पढ़ लिया कि मैं एग्जाम को अच्छे से कर लूँ, फुल मार्क्स आ जाए। और आप क्या करने बैठ जाते हो, आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, आप क्या करने बैठ गए, आप गेम खेलने बैठ गए या सोशल मीडिया में बैठ गए या फिर टीवी चला के बैठे हो, आराम से चिल कर रहे हो और आपने रिविजन नहीं करा। हालांकि आपके दिमाग में चल रहा है कि अनुषा मैम कहती रहती हैं रिविजन तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है तैयारी का, ठीक है, आपने रिविजन नहीं करा। अब अगले दिन क्या होगा, आप एग्जाम देने जाओगे, क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, जैसे ही आप पहला क्वेश्चन पढ़ोगे आपके दिमाग में आएगा कि अरे
कल मुझे रिवीजन कर लेना चाहिए था, गेम नहीं खेलना चाहिए था, पढ़ लेना चाहिए था, है ना। आई एम श्योर ऐसा कभी ना कभी आप लोगों के साथ हुआ होगा। तो इस एग्जाम्पल में क्या है, इस एग्जाम्पल में टीवी देखने का, गेम खेलने का डिसीजन आपका ही था, पर फ्यूचर में जाके आपको पता लगा कि नहीं, ये डिसीजन जो मैंने लिया था बहुत ज्यादा गलत था। तो ऐसी सेम चीज हमारे पॉलिटिक्स में भी हो सकती है। क्या पता कल को कुछ एक ग्रुप ऑफ पीपल कहने लगे कि डेमोक्रेसी कुछ बढ़िया नहीं है, हम राजा रानी का सिस्टम स्टार्ट करते हैं फिर से। हो सकता है उस मोमेंट में उस छोटे से ग्रुप को लगे कि हम तो कुछ बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं इंडिया के लिए, पर ऑब्वियस सी बात है राजा रानी का सिस्टम अच्छा नहीं है, इसीलिए हमने उसे छोड़ के डेमोक्रेसी स्टार्ट करा था। फ्यूचर में जाके उनको अपनी गलती पता चल जाएगी, है ना। तो हम लोगों ने संविधान में क्या कर रखा है, हमने अपने डिसीजन से ही अपने आप को प्रोटेक्शन दे रखी है। अचानक से कल अगर किसी का मन कर जाए कि राजा रानी का सिस्टम स्टार्ट करना है तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स अस, सेव्स अस फ्रॉम आवरसेल्व्स। ठीक है, चलो तो अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार हम शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। हमने ये पढ़ लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, ठीक है। फिर हमने ये पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए जरूरी क्यों है, किसी भी कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी क्यों है, ये भी हमने पढ़ लिया है। अब हम थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को समझेंगे जो कि हमारे संविधान से रिलेटेड है, पर उससे पहले ये देख लो, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज है, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्रियम्बल। क्या होता है प्रियम्बल, अगेन हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर आप लोग अपने बुक्स को ओपन करोगे तो पहले के 2-3 पेज को अगर आप छोड़ दोगे एंड उसके बाद आप देखोगे तो पहला पेज क्या होता है, इंडेक्स, इंडेक्स का पेज होता है ना, या फिर कंटेंट्स। एंड जब हम इंडेक्स के पेज को पढ़ते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है कि इस बुक के अंदर क्या क्या लिखा हुआ होगा, है ना। तो प्रियम्बल भी कुछ ऐसा ही है। प्रियम्बल हमारे संविधान का पहला पेज है, और जब हम प्रियम्बल को पढ़ते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है कि संविधान के अंदर क्या क्या लिखा हुआ होगा, ठीक है। और हमारे प्रियम्बल में बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि ये शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से, मतलब हम जो इंडिया के लोग हैं। इससे शो होता है कि हम लोगों की, जनता की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे सिस्टम में, ठीक है। नेक्स्ट, जस्टिस, इंसाफ, ठीक है, लिबर्टी, आजादी, इक्वालिटी, मतलब हम सारे लोग बराबर हैं, फ्रेटर्निटी, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, ठीक है, एक ऐसी फीलिंग रखना कि इंडिया के सारे लोग मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, सबको साथ लेके डेवलप होना। इन सारी चीजों के बारे में हमारे प्रियम्बल में लिखा गया, ठीक है। बाकी आप लोग ऑफ कोर्स वीडियो को पॉज करके अच्छे से एक बार पढ़ के देख सकते हो, हमारे संविधान का प्रियम्बल है, कम से कम एक बार तो आप बच्चों को इसे पढ़ ही लेना चाहिए, ठीक है। चलो तो याद रखना प्रियम्बल क्या होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज, जिसे पढ़ के हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि हमारे संविधान में क्या क्या लिखा गया है। ओके, चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम एक एक करके हमारे संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ की फीचर्स को समझना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पर वो स्टार्ट करने से पहले एक और क्वेश्चन होगा जो कि आप बच्चों के दिमाग में डेफिनेटली चल रहा होगा कि मैम कॉन्स्टिट्यूशन की तारीफ बहुत कर रही हैं, है ना, पर ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान बनाया किसने? ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। और क्या है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ये कुछ 300 लोगों का एक ग्रुप था जिन्होंने दिन रात बैठ के डिबेट करी, डिस्कशन करा और सोचा कि संविधान में क्या कुछ होना चाहिए। तो संविधान किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? कुछ अराउंड 300 लोगों का ग्रुप था जिन्होंने साथ में बैठ के डिबेट किया, डिस्कशन करा, और उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने हमारा संविधान, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है। अब देखो, संविधान बनाना ना इतना आसान काम नहीं था। हमें लग रहा है कि इन्होंने क्या ही करा होगा, इंडिया के कुछ रूल्स को लिख दिया होगा एक पेज में, ऐसा नहीं है। और उस टाइम पे तो संविधान बनाना और भी मुश्किल काम था, क्योंकि जिस टाइम पे हमारा संविधान बन रहा था इंडिया में बहुत सारी दिक्कतें चल रही थी, ठीक है। इंडिया वैसे भी एक ऐसी कंट्री रही है स्टार्टिंग से जहाँ पे सब डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, डिफरेंट रिलीजन मानते हैं, डिफरेंट कल्चर को फॉलो करते हैं। तो ऐसे में एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जो सबको अच्छा लगे, वो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क था हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। और इसी दौरान पता है क्या चल रहा होता है? पार्टीशन चल रहा होता है।
पार्टीशन तो पता है सबको, जब हमें आज़ादी मिली थी 1947 में, तो हम कुछ बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। आपके बुक्स में भी ऐसा लिखा हुआ होगा कि इट वॉज अ बिटर स्वीट मूवमेंट, मतलब स्वीट मूवमेंट तो था पर थोड़ा सा बिटर, थोड़ा सा कड़वा मूवमेंट भी था। क्यों? क्योंकि जब आज़ादी मिली तो अपना देश तो बना ही इंडिया, साथ ही साथ हमारा देश का पार्टीशन हो जाता है और एक नई कंट्री बनती है जिसका नाम आप सारे बच्चों को पता होगा, पाकिस्तान। और जब पार्टीशन चल रहा था ना, इंडिया पाकिस्तान, जब ये दो कंट्रीज बन रहे थे, तब वायलेंस बहुत ज्यादा हो रहा था, ठीक है, बहुत ज्यादा मारपीट चल रही थी इंडिया में, ठीक है। तो उस माहौल में कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क था हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। इसी दौरान हम देखते हैं कि इंडिया में एक और बहुत बड़ी दिक्कत चल रही थी, गरीबी। आप लोग जब बड़े क्लासेस में जाओगे तो पूरा पूरा चैप्टर आएगा एसएसटी में जिसमें आपको गरीबी के बारे में पढ़ाया जाएगा, पर अभी के लिए आप इतना समझ लो, गरीबी आज भी एक दिक्कत है। और 1947 के अराउंड जब हमें आज़ादी मिल रही थी तब और भी बड़ी दिक्कत थी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दिमाग में ये भी था कि हम अपने संविधान में कैसे ये पॉइंट्स ऐड करें कि हमको गरीबी हटानी है और लोगों को डेवलप करना है, ठीक है। चलो, तो अब हम अपने की फीचर्स को देख लेते हैं। ऐसे फीचर्स को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसे कुछ वर्ड्स जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप लोग अच्छे से सुनो अब जितने भी पॉइंट्स आने वाले हैं, क्योंकि देखो क्लास 8th में आपको इन सारे वर्ड्स का मतलब समझाया जा रहा है ना। जब आप लोग बड़ी क्लासेस में जाओगे ना, इन वर्ड्स का मतलब कोई आपको समझाएगा नहीं, ये वर्ड्स डायरेक्टली बुक के बीच बीच में आने लगेंगे। और तब अगर आपने अभी क्लास में नहीं सुना तो तब आपको एसएसटी टफ लगेगा, आपको लगेगा कि एसएसटी में तो हमेशा ऐसे अजीब अजीब भारी भारी 5-6 शब्द हैं जो हर चैप्टर में आ जाते हैं, है ना। तो अगर बड़ी क्लासेस में हमें एसएसटी अच्छे से करना तो हम क्या करेंगे, अभी से ही इन शब्द का मतलब समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो की फीचर्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ ऐसे शब्द जो कि हमारे संविधान में लिखे हुए हैं, कुछ ऐसे फीचर्स जो कि हमारे संविधान में हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला टर्म क्या है, फेडरलिज्म, ठीक है। फेडरलिज्म, अगेन जब आप लोग जाओगे क्लास 10th में एक पूरा चैप्टर आएगा, उस चैप्टर का नाम ही फेडरलिज्म है, तो अभी ध्यान से सुन लो, ठीक है। फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरलिज्म का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें हमारे गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स हैं, उसको हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं, ठीक है। हो सकता है आपको ना आया हो अच्छे से समझ, तो हम एग्जाम्पल उठा लेते हैं। जैसे अगर हम अपने इंडिया की बात करें, हमारे इंडिया में क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या काम होता है, पूरे इंडिया को संभालना, ठीक है। इसके अलावा हमारे इंडिया के सिस्टम में स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट मतलब आप लोगों ने सुना होगा ना, बिहार गवर्नमेंट ने ये कह दिया, केरला गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, तो हर एक स्टेट लेवल पे भी एक गवर्नमेंट होती है, ओके। उसके अलावा हमारे इंडिया में और क्या है, पंचायत का सिस्टम है। पंचायत और म्युनिसिपैलिटी मतलब लोकल गवर्नमेंट भी है, ठीक है। तो इंडिया में क्या क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमने अपने गवर्नमेंट को अलग अलग लेवल्स में बांट रखा है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग पूरे इंडिया के लिए काम करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के लोग अपने स्टेट को संभालते हैं, लोकल गवर्नमेंट के लोग अपने एरिया को, विलेज हो सकता है या शहर हो सकता है, उसको संभालते हैं। तो ये जो सिस्टम है जिसमें हम गवर्नमेंट को अलग अलग लेवल्स में बांट देते हैं, इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं फेडरलिज्म। और ये हमारे संविधान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। इजी कुछ भी नहीं था, बस आपको ये शब्द नया लग रहा होगा, ठीक है, वरना तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। बस आपको ये याद रखना है कि हमने अपने गवर्नमेंट को अलग अलग लेवल्स में बांट रखा है, ठीक है। चलो, पता है फेडरलिज्म में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फेडरलिज्म का ये मतलब नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की एकदम सारी बात मान के चलेगी या स्टेट गवर्नमेंट एकदम नीचे है सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है। तो फेडरलिज्म का मतलब ये है कि हमने बस स्टेट गवर्नमेंट बना रखा है ताकि हम और अच्छे से काम कर पाए। चलो, फेडरलिज्म हमने समझ लिया। नेक्स्ट की फीचर हमारे संविधान में क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। हमारे संविधान का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम अपने लीडर्स को खुद इलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब तो आपको पता ही है इंडिया में राजा रानी का सिस्टम नहीं है, तो हमको जो भी लीडर्स अच्छे लगते हैं उनको इलेक्ट हम लोग करते हैं। और इसका ये भी मतलब है कि इंडिया में क्या है, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। क्या मतलब होता है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का? इसका मतलब होता है कि इंडिया में हर एक अडल्ट सिटीजन के पास वोटिंग राइट है। फर्क नहीं पड़ता आपका कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, स्टेट क्या है, कल्चर क्या है, जेंडर क्या है, इन सब से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमने बस एक एज लिमिट लगा रखी है क्योंकि हम चाहते हैं कि सिर्फ अडल्ट्स वोट करें। एज लिमिट के अलावा अगर आप इंडिया के सिटीजन हो तो आप वोट देने जा सकते हो, ठीक है। तो इसे यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इससे हम अपने कंट्री में इक्वालिटी ला रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया में क्या है, हम अपने लीडर्स को खुद इलेक्ट करते हैं और सबके पास वोटिंग राइट है। अगर आप 18 अबव हो तो आपको वोटिंग राइट दे दिया जाएगा। चलो नेक्स्ट, हमारे संविधान का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर। क्या मतलब है सेपरेशन ऑफ पावर का? हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे गवर्नमेंट के 3 हिस्से हैं, 3 ऑर्गन्स ऑफ आवर गवर्नमेंट। आप लोगों ने सुना होगा बचपन में भी, है ना। तो हमारे गवर्नमेंट के 3 हिस्से हैं, एक को कहते हैं लेजिस्लेचर, एक को कहते हैं एग्जीक्यूटिव, एक को कहते हैं जुडिशरी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर का क्या काम होता है, हमारे लिए कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है, उस कानून को सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करना, यूज करना। जुडिशरी का क्या काम होता है, कोर्ट, जजेस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब जुडिशरी में आ जाता है, हमको इंसाफ देना इनका काम होता है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर में कहा जाता है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी ये तीनों अलग हैं, ये तीनों अपना काम अलग अलग करेंगे, ठीक है। इन तीनों को फालतू में एक दूसरे के काम को बिगाड़ने की कोई जरूरत नहीं है, इनके पावर्स सेपरेट हैं। तो सेपरेशन ऑफ पावर में कहा जाता है कि हमने अपने गवर्नमेंट को 3 हिस्सों में बांट लिया है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, एंड तीनों अपना अपना काम करते हैं, ओके। चलो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर हमारे संविधान में क्या है, फंडामेंटल राइट्स। हमारे संविधान में हमको बहुत सारे हक दिए गए हैं, राइट्स दिए गए हैं, ठीक है। एंड ये राइट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, ठीक है। तो इन राइट्स में भी ऐसे कुछ राइट्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। चलो तो इंडिया के फंडामेंटल राइट को देख लेते हैं। अगेन सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइट टू इक्वालिटी, मतलब हम सारे लोगों के पास ये हक है कि हमको इक्वल ट्रीटमेंट मिले। राइट टू फ्रीडम, ठीक है, आजादी का भी हक है हमारे पास। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें इस कैटेगरी में आ जाती है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कोई आपको परेशान नहीं कर सकता, आपसे जबरदस्ती चाइल्ड लेबर या फिर फोर्स लेबर, आपसे काम कराना जबरदस्ती और आपको पेमेंट ना देना, ठीक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सारी चीजें इंडिया में अलाउड नहीं है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपको जो रिलीजन बढ़िया लगे आप उस रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। आपसे कोई जबरदस्ती आपका रिलीजन नहीं बदलवा सकता। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप अपने मर्जी से अपने रिलीजन को बदलना चाहते हो तो कोई आपको मना भी नहीं कर सकता। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना, पढ़ाई करना, ये सब भी आपके राइट्स हैं। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, अगर आपको जिंदगी में कभी लगे कि अभी ऊपर मैंने जो कुछ भी पढ़ाया बताया, इनमें से कोई भी हक आपको ना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो आप डायरेक्टली कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओ, हाई कोर्ट पहुंच जाओ, वहां बोलो कि मुझे फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे। इसी हक को हम कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, कि अगर कोई हक ना मिले तो हम डायरेक्टली कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे फंडामेंटल राइट्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और कुछ हक हैं हमारे संविधान में जिसको हम कहते हैं DPSP, ठीक है। शॉर्ट में हम लोग इसे DPSP कहते हैं, पर ऑफ कोर्स हमें इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये कुछ प्रिंसिपल्स क्यों बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं ताकि इंडिया में ज्यादातर लोग जो हैं उनको सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम ला पाएं, ठीक है, ताकि हम अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज को थोड़ा और इम्प्रूव कर पाएं,
ठीक है, सोशल रिफॉर्म्स ला पाए, सोसाइटी को थोड़ा और बदल पाए, इसलिए हमने डीपीएसपी को भी डाल रखा है। मेन मकसद हमारा ये है कि हम ऐसी पॉलिसीज बनाएं जिससे हम गरीबी को कम कर पाए। ठीक है, चलो एक और की फीचर, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर हमारे संविधान का क्या है? सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का क्या मतलब है? हमारे कंट्री में ना कभी ऐसा नहीं कहा जाएगा, मान लो 4 रिलीजन है, ठीक है, हिंदुइज्म, इस्लाम, बुद्धिज्म, जैनिज्म, तो हमारे कंट्री में पता है कभी ऐसा नहीं कहा जाएगा कि हिंदुइज्म सबसे बढ़िया है और बाकी रिलीजन बेकार है, या फिर इस्लाम, मुस्लिम्स बढ़िया हैं बाकी रिलीजन बेकार हैं, या फिर बुद्धिस्ट सबसे बढ़िया है बाकी रिलीजन बेकार है। ऐसा कभी नहीं कहा जाएगा हमारे इंडिया में। ठीक है, हमारे इंडिया में क्या है, हम सारे रिलीजन को बराबर मान के चलते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम सिर्फ किसी एक रिलीजन को प्रमोट करते जाएं और बाकी रिलीजन के लिए कुछ ना करें। सेक्युलरिज्म का मतलब है कि हम सारे रिलीजन को बराबर मान के चलते हैं। ओके, तो सेक्युलरिज्म भी हमारे संविधान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलो अब एक टॉपिक जो कि आप बच्चों को समझना है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आप बच्चों को लगता होगा कि संविधान तो बहुत पहले बना था, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत पहले बना था, क्या हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा बहुत बदल नहीं सकते? फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमने आज कोई कानून बनाया, मतलब संविधान में कोई हक डाला, राइट डाला, और कुछ 20-30 साल बाद हमें लगा कि ये तो बहुत ही बेकार राइट था। ठीक है, हमें कोई बढ़िया राइट डालना चाहिए था, हमने तो बहुत ही बेकार राइट डाल दिया। तो क्या हम ऐसे में उस राइट को बदल के कुछ और नहीं कर सकते, कुछ और नहीं लिख सकते? कर सकते हैं। ठीक है, इसी को ही हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जब हम अपने संविधान में कुछ बदलाव लाते हैं, ठीक है, कुछ एडिट करते हैं, तो हम उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं। अब हमारे संविधान में कुछ चीजें हैं जिसको तो हम बदल सकते हैं, पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनको हम बिल्कुल नहीं बदल सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम सबको पता है कि हमारे संविधान में बात करी जाती है इक्वालिटी की, है ना। तो कल को अगर कोई इंडिया में आए और कह दे कि इक्वालिटी मतलब सारे लोग बराबर हैं, ये तो बहुत ही बेकार चीज है, इसको हटा देते हैं संविधान से, ऐसा कोई कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि इक्वालिटी एक ऐसी चीज है जो हमें पता है चाहे कितने भी साल हो जाए इंडिया में रहना जरूरी है ना। तो हमारे संविधान में कुछ ऐसी चीजें जिसको हम नहीं हटा सकते। ऑन दी अदर हैंड कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिसको हम लोग हटा सकते हैं या बदल सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। ओके, चलो, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपने समझ लिया है। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे इमेज उन्हीं की है एंड इनके बारे में आप बच्चों को ये याद रखना है कि इनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा हमारे इंडिया के संविधान को बनाने में, एंड इसी वजह से डॉक्टर BR अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, फादर ऑफ द नेशन हमारे गांधी जी हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन संविधान के फादर हम किसको कहते हैं? डॉक्टर BR अम्बेडकर को। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट इनका रोल रहा एंड संविधान में इन्होंने ऐसी बहुत सारी चीजें डाली जिसके वजह से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को हम प्रोटेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, उनको ऐसा फील नहीं होता कि हम लोग सोसाइटी में ठीक है हमें कोई इज्जत नहीं दे रहा, रिस्पेक्ट नहीं दे रहा या इक्वालिटी नहीं दे रहा। इन्होंने अलग अलग चीजें ऐड करी संविधान में जिसके वजह से शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को भी हम लोग इक्वल मान के चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको एक और चीज याद रखनी है जो कि अक्सर कहा करते थे, ये कहते थे कि आज तो मैं संविधान को बना रहा हूँ, है ना, मैं एक ऐसे पोजीशन में हूँ कि मैं संविधान को थोड़ा और बेटर बना सकता हूँ, तो मैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब अपने भाई बहनों की मदद कर रहा हूँ, है ना। पर डॉक्टर BR अम्बेडकर कहते थे कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी SC एंड ST कम्युनिटी के लोग हैं वो कुछ काम ना करें, वो चिल करके बैठ जाएं ये सोच के कि संविधान में सब कुछ हो रहा है। डॉक्टर BR अम्बेडकर हमेशा ये टेंशन लेते थे कि जब मैं चला जाऊंगा तब क्या होगा इस कम्युनिटी का। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लोगों को एनकरेज करा कि तुम में से ज़्यादा लोग पढ़ाई करो और गवर्नमेंट का पार्ट बनने की कोशिश करो, ताकि फ्यूचर में भी तुम लोगों को कोई फिर से नीचा ना दिखा सके और हम इक्वालिटी को सही में प्रैक्टिस
कर सकें। ओके चलो बच्चों, तो आज के क्लास में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझ लिया है बहुत कुछ। कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है वो समझ लिया। इंडिया के प्रियम्बल को देखा, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स को देखा, एंड फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में भी काफ़ी कुछ समझा। सो आई होप यहाँ तक सारे बच्चों को सब कुछ क्लियर है। इसी के साथ हमारा वन शॉर्ट रिविजन कंप्लीट होता है। एंड आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या बच्चों को हेल्पफुल लगा ये सेशन। एंड ऑफ कोर्स आप लोग ये भी बता सकते हो कि फ्यूचर क्लासेस में अब आप लोग किस चैप्टर को कंटिन्यू करना चाहोगे, किस चैप्टर का वन शॉर्ट रिविजन आप लोग चाहते हो। चलो बच्चों, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।